हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम पीसीएस पे। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ को कवर करेंगे, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ होगी कि जो यूरोपीय संघ है उसके वार्ताकार एफटीए वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए इस सप्ताह यानी कि इस वीक अपनी राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आ रहे हैं। उसके बाद हमारी जो सेकंड न्यूज़ है वो जापान में राजनीतिक उठापटक यानी कि जो जापान है वहाँ पर राजनीतिक रूप से उठापटक हो रही है, क्योंकि वहाँ के पीएम जो इशिबा है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जीएसटी उल्टाव में कमी यानी कि इनपुट आउटपुट दरों में अंतर अभी भी उद्योगों के लिए जो है ये चिंता का विषय है। आप जानते हैं कि जो हमारे भारत है, भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है। तो 50% टैरिफ को लेके हम डेली कुछ ना कुछ देखते हैं। कभी उद्योगों को प्रॉब्लम होती है, कभी मोदी जी या डोनाल्ड ट्रंप कुछ बयान देते हैं, तो इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो ऐसे ही आज हम इन खबरों की तरफ जो है बढ़ते हैं आगे। तो यूरोपियन यूनियन negotiators coming to Delhi this week to step up FTA talk। तो हम देखते हैं कि इस वार्ता के लिए, इस समझौते के लिए, इस बातचीत के लिए जो यूरोपियन यूनियन है यानी कि ईयू है, वहाँ से हम आगे जब भी बात करेंगे यूरोपियन यूनियन का तो ईयू के शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे। तो यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक और कृषि आयुक्त क्रिस्टोफ हैंसन इस सप्ताह वार्ता का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली में होंगे। इस वर्ष फरवरी में आयुक्तों के कॉलेज के भारत दौरे के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी। तो इसी के बाद हम बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो और यूरोपीय संघ के नेताओं द्वारा भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, जैसे कि हम जानते हैं एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र पूरा करने की चर्चा कुछ दिनों बाद यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष वार्ताकार जो व्यापार और कृषि मामलों के प्रभारी है, इस समझौते के पेचीदा मुद्दों को सुलझाने के लिए इस वीक भारत आ रहे हैं। तो उनमें से एक तो जो यूरोपीय व्यापार आयुक्त है मारोस सेफकोविक और कृषि आयुक्त क्रिस्टोफ हैंसेन, ये दोनों मिलके इस सप्ताह वार्ता का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। और इस वर्ष फरवरी में आयुक्तों के कॉलेज के भारत दौरे के बाद ये उनकी पहली यात्रा होगी जो कि व्यापार को लेकर ये यहाँ आएंगे। और उम्मीद है कि इसमें ये आखिरी वार्ता हो और इसके बाद जो है सब क्लियरिटी से चलता रहे। उसके बाद इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एक 13वां दौर ये है भारत ईयू के बीच एफटीए की 13वीं वार्ता इस हफ्ते नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इसका लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक समझौता पूरा हो जाएगा। अब जो हमारा यूरोपीय यूनियन है उससे आने वाले प्रतिनिधि कौन कौन है, तो मारोस सेफकोविक जो कि व्यापार व आर्थिक सुरक्षा के आयुक्त है, क्रिस्टोफ हैंसेन जो कृषि आयुक्त है, इनके साथ लगभग 30 सदस्यीय वार्ता दल दिल्ली पहुंचेंगे। उसी के बाद भारत की ओर से इनके साथ जो है मीटिंग समझौता कौन करेगा, तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इनकी मुलाकात होगी। अब इसके मुख्य मुद्दे क्या होंगे कि किस चीज़ पे ये बातचीत करेंगे, तो बाजार तक पहुंच, मूल देश नियम और गैर शुल्क बाधाएं, और खासकर इसका जो मुख्य मुद्दा होगा वो ऑटोमोबाइल, डेयरी, वाइन, वस्त्र, दवा और उद्योग सेवाओं पर ये मुख्य रूप से केंद्रीकृत होगा। रणनीतिक संदर्भ की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईयू नेताओं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो कि एंटोनिया कोस्टा है उनसे बातचीत करिए और जल्दी समझौते की प्रतिबद्धता दोहराइए। अब इसकी आगे की योजनाएं ईयू 17 सितंबर को भारत के लिए अपनी रणनीतिक दृष्टि पेश करेगा, जिसमें प्रौद्योगिकी, रक्षा, गतिशीलता और व्यापार पर सहयोग शामिल होगा। उसी के साथ जो जापान के पीएम इशिबा क्वाइट्स है
तो वो ट्रम्प के टैरिफ के बाद जो है एक मतलब हमें इस्तीफ़ा देती हुई दिखी है। तो इसके बारे में हम हाँ बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने 7 सितंबर 2025 को अचानक इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जापान की जो राजनीति है उसमें उठापटक की एक हमें देखने को मिली है स्थिति। ये निर्णय सत्ताधारी पार्टी एलडीपी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में बढ़ते दबाव और लड़खड़ाते जनादेश के बाद आया है। इशिबा अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री बने थे और लगभग 1 वर्ष बाद ही उन्होंने इस पद को छोड़ दिया। तो क्या कारण रहे होंगे? तो इस्तीफे के प्रमुख कारण बताए गए हैं कि चुनावी हार, एलडीपी और 2025 के जुलाई के चुनावों में मजबूती खो दी थी और दोनों सदनों में बहुमत नहीं बच पाया इनका, और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता, जैसे कि इशिबा ने इस्तीफा देने से पहले ट्रंप प्रशासन के साथ टैरिफ में कटौती यानी कि 27.5% से 15% कटौती की, और ये ऐसी अहम डीले करके अंतिम रूप इनका देखने को मिला है। मतलब कार्यकाल के अंत में आंतरिक दबाव की बात करें तो पार्टी में टूट की आशंका के चलते उन्होंने इस्तीफा देकर एक विभाजन से बचने का फैसला किया है। अब हमारी जो थर्ड न्यूज़ है जीएसटी को लेके, तो जीएसटी दिवाली धमाका है द कैच बट गवर्नमेंट वॉचिंग। तो क्या है, अभी आने वाले टाइम में हमें दिवाली देखने को मिलेगी। तो दिवाली पे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों की या फिर जो भी धर्म के लोग दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं तो उनकी मान्यताएं रहती है बहुत सारी चीज़ों की। वो जब फेस्टिवल आता है तो बहुत सारे लोगों में जो है एक उत्साह रहता है, चीज़ें खरीदते हैं, सब कुछ होता है। तो इनकी वजह से जीएसटी पे तो हम डेली पे बेसिस पे बात करते हैं क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीएसटी एक आम बात हो गई है। तो जीएसटी सुधारों का परिदृश्य यानी कि जीएसटी 2.0 की हम बात करें तो जीएसटी संरचना में बदलाव यानी कि हाल ही में जीएसटी परिषद ने जीएसटी स्लैब को मौजूद 0%, 5%, 12%, 18%, 28% से घटाकर सिर्फ 5 और 80% कर दिया है 18% कर दिया है, जबकि लग्जरी या साइन वस्तुओं के लिए 40% की विशेष दर लागू की गई है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से सक्रिय रूप से हमें देखने को हमारे बाजारों में मिलेगा। उपभोक्ता और उद्योगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो छोटे मोटे सामान जैसे कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं, उपभोक्ता सामान, स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरण, मोटरसाइकिलें जो कि 350 सीसी इंजन से कम की है उस दर पे है, आदि पर कम कर स्लैब में आए हैं। मतलब इन चीज़ों पे कम कर स्लैब हमें देखने को मिला है। ये कदम मांग को बढ़ाने और उद्योगों के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है क्योंकि अगर मांग को घटाएगा तो लोगों में इस चीज़ को खरीदने की जो है एक उनकी परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग वो खरीद सकेंगे। तो इससे उद्योगों को राहत होगी क्योंकि अगर परचेजिंग पावर इंसान की परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग जो कोई वस्तु है तो उसमें क्या है उसकी डिमांड बढ़ेगी और उद्योगों को प्रॉफिट होगा। तो इसमें ये हमें देखने को मिला है। इनपुट आउटपुट दर अंतर अभी भी चिंता का विषय है। तो क्यों है? यानी कि निर्माता और थोक विक्रेता इस चीज़ से चिंतित है। दर कटौती से कुछ उत्पाद इनपुट आउटपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी के लिए अब पात्र नहीं रह गए, खासकर जिन उत्पादों को इनपुट कर दर आउटपुट कर दर से अधिक थी। इससे कंपनियों में आईटीसी ब्लॉक हो सकता है और कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग जो कैपिटल है उस पर हमें यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर जो FADA है ऑटोमोबाइल डीलर्स और FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आईटीसी सेस और लिक्विडिटी संबंधी गंभीर चिंताएं जताई है क्योंकि इस चीज़ से जो थोक विक्रेता है और निर्माता है उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलने को मिलेगा, उन पर इस चीज़ का दबाव बढ़ेगा। पुराने स्टॉक को कैसे ट्रीट किया जाए? तो CBIC ने स्पष्ट किया है कि 22 सितंबर से जो नई स्लैब केवल उस तारीख के बाद की सप्लाई पर लागू होगी। मतलब जो 22 सितंबर से नई स्लैब लागू की गई है तो
तो उस टाइम में उस दिन जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिस चीज़ पे स्लैब ये लगाई गई है टैक्स की स्लैब, तो उस उन चीज़ों पर ये चीज़ लागू होगी, जबकि पुराने स्टॉक पर पुरानी दर लागू होगी। जो पुरानी, जैसे कि अभी बहुत सारी न्यूज़ देख रहे हैं हम कार वगैरह इन पे, तो जो अभी नए मॉडल बनेंगे अब इनके 22 सितंबर के बाद के, तो उन पे ये स्लैब लागू होगी और पुराने स्टॉक पर ये चीज़ पुरानी तरीके से ही लागू होगी, जिससे इनपुट आउटपुट अंतर वापसी के मामले और जटिल हो सकते हैं। मतलब इससे थोड़ी जटिलता हमें देखने को मिलेगी। द्विकराधान मतलब डबल टैक्सेशन की समस्या जारी है। तो खुदरा सोना और आभूषण उद्योग में अभी भी मेकिंग चार्ज पर कर लगाने से टैक्स ऑन टैक्स का दबाव बना हुआ है। मतलब जो ये सोना वगैरह इसके आभूषण उद्योग के काम करते हैं, तो इनके मेकिंग चार्ज पर टैक्स लगाए जाते हैं, तो इससे तो दबाव बना हुआ है, कम नहीं हुआ है। कई व्यापारी बिना बिल या असंगठित व्यापार के रास्ते अपनाने को मजबूर हो गए। मतलब बहुत सारे लोग बिना बिल के या फिर जो असंगठित गैर कानूनी तरीके से उन व्यापारों को अपनाने की इसके ऐसी कंडीशन की वजह से कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि उद्योग जगत की प्रतिक्रिया और आशाएं क्या है। अगर ऐसी सेकंड स्लैब इनके बारे में हम जब ऐसे देख रहे हैं तो इनकी आशाएं क्या है, तो इसमें तो एक तो हमें कस्टमर और जो बेचने वाला है ओनर शॉपकीपर है उसके बीच में पारदर्शिता देखने को मिलती है, ताकि इससे एक मतलब एक फिक्स डिपॉजिट और उसके अतिरिक्त किसी मतलब ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी खरीदने वाले को। उसके बाद सरलता और तेज़ी, मतलब सरलता, इस चीज़ से सरलता देखने को मिलेगी कि जो कम लिटरेट इंसान है वो भी इस स्लैब को अच्छे से समझ पाए, ऐसी इसकी कंडीशंस है। और तेज़ी, मतलब व्यापार में हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब हम देखते हैं कभी भी सेल वगैरह लगती है तो उसमें जो कि औरतें वगैरह ये सब चीज़ें मतलब सेल में जाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस चीज़ से हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि चीज़ों के दाम घटेंगे तो उसको लेने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। उद्योग जगत ने स्लैब सरलीकरण, रिफंड प्रणाली में अपने सुधार और आईटीसी क्रेडिट की गति बढ़ाने की उम्मीद जताई है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल और अन्य उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि ये कदम एमएसएमई को आसान बनाएगा और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा। तो एमएसएमई आसान होगी तो प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी, सही। उसके बाद इसके जो मुख्य विषय हैं तो वो क्या है, दर सरलीकरण, यानी कि इसकी स्थिति बताई गई है कि 5% और 18% इसमें दो प्रमुख स्लैब देखने को मिली है, और साथ में जो 40% हमने विशेष दर देखने को मिली है। तो इसमें जो व्यापक बदलाव है वो व्याप्त है। उद्योगों को राहत यानी कि कीमतों में कमी और मांग में बढ़ोतरी फायदेमंद, लेकिन आईटीसी की बहुत सारी बाधाएं हमें देखने को मिली है। आईटीसी और कार्यशील पूंजी की बात करें तो अभी भी कार्यशील पूंजी पर असर हमें देखने को मिल रहा है, और इनपुट आउटपुट दर अंतर ने चिंता बढ़ाई है। इसके ऊपर जो कि बताया था आगे कि 22 से बनने वाली, उसके बाद मतलब उसकी स्लैब पर जो प्रोडक्ट उस टाइम पीरियड में होगा तो उस पर लगेगी, तो इसमें अंतर है, पर उस पर चिंता अभी भी बनी हुई है। पुराने स्टॉक की चुनौतियों की बात करें तो पुराने माल पर नई दर लागू नहीं है। जटिल समय निर्धारण और अनुपालन के मामले, ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलेगी। और दोहरा कराधान यानी कि खासकर आभूषण क्षेत्र में टैक्स ऑन टैक्स का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इसमें जो है जो व्यक्तिगत कर है, मतलब जो मेकिंग चार्ज है वो लगाया जाता है। उसके बाद उद्योगों की आशा, तो सरकार को रिफंड प्रक्रिया तेज करनी होगी और लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाना होगा। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।